गुड इवनिंग दोस्तों। तो ड्रीम आरएस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो हमारा कुछ पार्ट अधूरा रह गया था, हम उसे वापस से रिवाइव करते हैं, स्टार्ट करते हैं। कहाँ पे थे? तो हम थे कि आरक्षण पर राज्यों से पूछना गैर वाजिब। तो अभी जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इंदिरा साहनी जजमेंट में जो 50% की लिमिट सेट की गई है रिजर्वेशन पे, तो उस पर अगर ब्रीच हो रहा है तो कई राज्यों में, तो हमें बाकी राज्यों से भी पूछना चाहिए। तो राइटर क्रिटिसाइज करते हैं सुप्रीम कोर्ट को कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको स्वतंत्र संस्था बनाया है। आपको इतनी ऑटोनॉमी क्यों दी है? आपको इसलिए दी है क्योंकि आप इस तरह के जो पॉलिटिकल लोग क्या करते हैं, अगर आपने राज्यों से पूछ लिया तो राज्य में सरकारें होती है 5 साल के लिए, तो वो हमेशा अपना 5 साल किस तरह हम चुनाव जीत सकें उस मुद्दे पर ज़्यादा ध्यान होता है तो वो कभी मना ही नहीं करेंगे। मतलब ये तो एक बात होगी कि आप बच्चे को पूछो कि बेटा टॉफी लोगा, टॉफी लेगा, तो वो हमेशा बोलेगा हाँ हाँ चाहिए चाहिए। तो अगर आप राज्य से बोलोगे कि हमें क्या हम 50% की लिमिट ब्रीच कर दें, तो ओबियसली राज्य खुशी खुशी सब बोल देंगे हाँ कर दो कर दो। किसी का 55 चल रहा है, किसी का 60 चल रहा है, कि कहीं पे मराठा मांग रहे हैं, कहीं पे कौन सी कास्ट मांग रही है। तो बेधड़क होके ये जब तक इनका पॉलिटिकल समीकरण सिद्ध होता रहेगा कि हाँ इनको 5 साल ये जीत सकते हैं, ये इलेक्शन जीत सकते हैं इस कम्युनिटी को रिजर्वेशन देने पर, तो राज्यों का जो बेनिफिट होता है, तो उनका तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। ये जो स्टेट से पूछेंगे तो ये तो मना ही नहीं करेंगे, ये सोच समझ के जवाब नहीं देंगे आपको। कोर्ट को इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने इतना फ्री बनाया है, एक अलग से सेपरेट इंस्टीट्यूशन इसीलिए बनाया है ताकि आप जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव होती है और लेजिस्लेटिव होती है, उनके जो इस तरह के फैसले होते हैं जो लोक लुभावन के कारण होते हैं, आप उन पर कंट्रोल रख सको। तो ये 50% की सीमा जब 9 जज बेंच ने तय की थी, तो कुछ सोच समझ के की होगी आरक्षण की। तो अगर अब फिर से करना है तो 11 जजेस की बेंच बनानी पड़ेगी। तो यही राइटर यही बोलते हैं कि तो लिहाजा आरक्षण किसको हो, कितना हो और कब तक हो, ये जो सवाल है ना, ये वोटों के बिसात पर चलते हैं। मतलब अगर सरकारों से पूछना कुछ जायज़ नहीं है, क्योंकि सरकारें क्या है, वोटों के चक्कर में इधर उधर का जवाब दे देंगे कि हाँ आरक्षण सही है या नहीं है, मतलब 50% ब्रीच करें या नहीं करें, क्योंकि ये वोटों के हिसाब से देखेंगे। जहाँ इनको लग रहा है कि हाँ हमारे फेवरेट में फेवर में आ रहा है तो ये कर देंगे। तो ये मुद्दा समाजशास्त्री है। तो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, हमें जो हमारी सामाजिक नैतिकता हो गई, सोसाइटी की जो मोरालिटी है, हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव में एफिशिएंसी मेंटेन रहनी चाहिए रिजर्वेशन में। ऐसा ये तो इंदिरा साहनी जजमेंट में बोला गया था कि उसके बाद ये एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी खत्म नहीं होनी चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि रिजर्वेशन के कारण जिस तरह ऑब्वियसली मतलब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन -7 -10 ऐसे ही नंबर वाले भी अगर कॉलेज लेक्चर बन जाते हैं तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो जो एफिशिएंसी है वो ख़राब नहीं होनी चाहिए, समाज में प्रतिपूरकता रहनी चाहिए। और जो मेरिटोक्रेसी है, जो हमारी योग्यता के आधार पर अगर आरक्षण से अगर योग्य लोग बाहर हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आरक्षण के मुद्दे में आती हैं। अगर आरक्षण सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं, उसके अलावा कई सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी आरक्षण कितना हो उसके लिए। तो कोई भी पार्टी आरक्षण खत्म करने के पक्ष में तो नहीं बोलेगी, क्योंकि इससे तो उनको लोग वोट नहीं देंगे। तो अब राइटर यही बोलते हैं कि 11 सदस्य बेंच बनानी पड़ेगी, और इतनी बड़ी बेंच के फैसले आने वाले कई दशकों तक के लिए होते हैं। जैसे कि जो इंदिरा साहनी का जजमेंट आया तो आज 29-30 साल हो गए, है ना। तो ये एक, अगर इस बार भी अगर 11 जजेस की बेंच बनती है तो वापस से फिर 30-40 साल तक वही फैसला चलेगा। तो अगर अभी हमने सरकारों से पूछ लिया, तो सरकारें जिन सरकार से पूछ रहे हैं उनका टर्म कितना होता है, 5 साल का होता है। तो वो 5 साल के लिए सोचते हैं कि अगला, उनको वो 30-40 साल के बारे में नहीं सोचती, वो अगला इलेक्शन जीतने के बारे में सोचती हैं। तो इसलिए जो वो इस पर अपनी राय देंगी वो बिल्कुल निष्पक्ष नहीं होंगी। और इसी के लिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसने अदालत को स्वतंत्र संस्था बनाया है। तो यही सिंपल सी बात है, राइटर क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को पल्ला नहीं झाड़ना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी, क्योंकि आरक्षण ऐसा मुद्दा है जिस पर ये सरकारों से पूछना मतलब कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया उनका, क्योंकि वो 5 साल के लिए होती है। चाइल्ड मैरिज के पर यूनिसेफ की एक रिपोर्ट आई है, कोविड-19 ए थ्रेट टू प्रोग्रेस अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। तो अभी क्या हुआ कि कोविड-19 की वजह से चाइल्ड मैरिज में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। तो फैक्ट वाली चीज़ें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इंटरव्यू में बोलने के लिए सिर्फ इतना बोलना है कि दुनिया की जो 3 में से 1 बालिका वधु है वो भारत में रह रही है।
मतलब कि हर 3 बच्चियों में से जो एक बच्ची है जो चाइल्ड मैरिज, जिसकी चाइल्ड मैरिज हो चुकी है, वो इंडिया से है। ये बड़ी शर्मनाक बात है। दुनिया में बढ़ रहे हैं बाल विवाह, भारत में भी स्थिति नहीं है। तो ये 5 देश ऐसे हैं, बांग्लादेश, ब्राज़ील, इथियोपिया, भारत, नाइजीरिया। चलो ये तो गए भी थे, लेकिन जो ब्राज़ील और इंडिया है वो तो थोड़ा सुधरा हुआ है, फिर बांग्लादेश भी अब सुधर ही रहा है। तो फिर तो यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हकीकत यही है। उसके बाद जो अभी बच्चों पर काम करने वाले जो हमारे कैलाश सत्यार्थी जी हैं, उनका जो चिल्ड्रन फाउंडेशन है, उसकी एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में ऐसा बताया गया है कि जो बाल यौन शोषण के जो मामले होते हैं, उनमें से लगभग 3000 मामले थाने में दाखिल दफ्तर हो जाते हैं। मतलब कि पुलिस अगर थाने में कुछ मामले लिखवाए भी जाते हैं बाल यौन शोषण के, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के, सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन के, तो पुलिस चार्जशीट फाइल करने से पहले केस बंद कर देती है। मतलब जब तक आप कोर्ट में नहीं जाओगे तो न्याय कहाँ मिलेगा। तो राइटर यही बोलते हैं कि एक तो पहले ही जो पेरेंट्स होते हैं बच्चों के, जिन पर इस तरह की वारदातें गुजर जाती है, तो पेरेंट्स लोक लज्जा की वजह से पहले ही रिपोर्टिंग नहीं करते हैं। उसके बाद अगर रिपोर्टिंग हो जाती है तो पुलिस वाले अपना काम ढंग से नहीं करते। जो ये इनका गिरोह जो बना होता है, एक माफिया, तो कई सारे जुड़े हुए होते हैं जो बच्चों के यौन शोषण से, चाइल्ड ट्रैफिकिंग से, चाइल्ड पोर्नोग्राफी से, तो वो पुलिस उनके आगे दम तोड़ देती है, या फिर किसी कारण से, किसी प्रेशर में, पॉलिटिकल प्रेशर में, कनेक्शन की वजह से अपना केस आगे नहीं बढ़ाती, अपना इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ाती और चार्जशीट फाइल नहीं करती है। तो राइटर यही बोलते हैं कि इस तरह तो बच्चों को कैसे न्याय मिलेगा, तो पुलिस की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। और जो लास्ट ईयर जो एनसीआरबी का डेटा है, तो एनसीआरबी का जो 2019 का डेटा है वो यही बोलता है कि बच्चों के खिलाफ जो अपराध होते हैं उनमें यौन शोषण के मामलों की हिस्सेदारी 32% होती है। मतलब 32% क्राइम्स आउट ऑफ 100 वो क्या होते हैं, यौन शोषण, चाइल्ड अब्यूज़ के, चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन के होते हैं। और ये तो सिर्फ जो रिपोर्टेड है, उसके अलावा कई सारे तो रिपोर्ट ही नहीं होते हैं, लोक लज्जा की वजह से घर वाले करते नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट ईयर बोला भी था कि आपको इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करनी चाहिए। अब फास्ट ट्रैक कोर्ट भी कर देंगे, लेकिन अगर इस तरह से पुलिस चार्जशीट फाइल नहीं करेंगी तो जजमेंट कहाँ से आएगा। तो अपना हमने आर्टिकल डिस्कस कर लिया, आगे हम चलते हैं अगला आर्टिकल। तो राइट, इसमें यही, इस आर्टिकल का सार यही है कि जिस तरह से हम बात करते हैं, जिस तरह से गवर्नमेंट बार बार बात करती है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मिसयूज हो रहा है, कहीं पे फेक न्यूज़ चल रही है, ये चल रही है, तो राइटर ये बोलते हैं कि भाई चलो ठीक है, कानून का दुरुपयोग होता है, ठीक है, नहीं होना चाहिए, कुछ लिमिटेशन होनी चाहिए, लेकिन जब गवर्नमेंट खुद दुरुपयोग करने पर आ जाए तो ये बड़ा खतरनाक हो जाता है। तो जिस तरह से सेडिशन सेक्शन 124 है जो हमारा आईपीसी का, उसका मिसयूज किया जाता है ना, जो हमारा अवैध गतिविधियां निरोधक अधिनियम, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967, नेशनल सिक्योरिटीज एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, तो ये धन शोधक निरोधक अधिनियम 2002, तो इनका जो मिसयूज गवर्नमेंट कर रही है ना, ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। जितना मिसयूज अगर हम मुन्नवर फारूकी या फिर जो भी क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पे मिसयूज करते हैं, उससे कई ज़्यादा भयानक सरकार जो मिसयूज करती है उसके बारे में। तो राइटर ये बोलते हैं कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब प्रेस की जो स्वतंत्रता होती है उसको एक मौलिक अधिकार, उसको एक फंडामेंटल राइट नहीं माना गया था जिस प्रकार से अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन में था, क्योंकि संविधान वालों ने बोल दिया कि हमने अब हर नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दे दिया है, तो प्रेस वालों को अलग से क्या देने की जरूरत, वो तो इसी में आ गया। लेकिन बाद में प्रथम संशोधन जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया उसमें ऐसा कर दिया गया। उसके बाद राइटर बोलते हैं कि 19 जो आर्टिकल 92 है उसमें कुछ लिमिटेशन दी गई है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की ना। उसके बाद उसमें कुछ और ऐड की गई, आप सबको पता ही है क्या क्या है ना, तो ये सब वही है। तो अब आगे ये बोलते हैं कि अब क्या हो गया है कि प्रचार तथा दुष्प्रचार के बीच की खाई लगभग खत्म हो चुकी है। तो अनुच्छेद 19 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 है उसके तहत सभी झूठे बयान व समाचारों पर रोक नहीं है और नहीं उसके लिए दंडात्मक कार्रवाई है। मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कभी फेक न्यूज़ पे नहीं। अगर आप किसी कारणवश भूलवश गलती से कुछ अनजाने में कोई गलती डाल देते हो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में कुछ डाल देते हो तो अलग बात है, लेकिन आजकल लोग बाग जानबूझ के गुमराह करने के लिए, अपना प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए या किसी
पॉलिटिकल मोटिव की वजह से झूठ फैला रही हैं, फेक न्यूज़ फैला रही हैं, तो इसमें आर्टिकल 19 भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आर्टिकल 19 में ऐसा नहीं लिखा गया है कि झूठे बयान और जो समाचार होते हैं, जो झूठी न्यूज़ होती है, फेक न्यूज़ होती है, उनके ऊपर कार्रवाई की जा सके। तो हमें इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो फेक न्यूज़ है उसको एड्रेस करने के लिए आर्टिकल 19 में जिस तरह से ये स्कोप है ना कि आठ आधार बनाए गए हैं जिसके ऊपर लिमिटेशन लगाई जा सकती है, तो उसमें एक फेक न्यूज़ को भी डाला जा सकता, मतलब कुछ किया जा सकता है ताकि आर्टिकल 19 के अंतर्गत ही हम फेक न्यूज़ वालों को रोक सकें। तो राइटर बोलते हैं आगे कि सोशल मीडिया में कोई गेट कीपर नहीं होता, तो कोई ध्यान नहीं देता, तो फिर ये लो आए पता नहीं कुछ काम का नहीं जाता। तो बस यही है कि अभी जो रिसेंट गाइडलाइंस आई है उसका बस जो मेन बात थी वो हमने डिस्कस कर ली। मेन बात यही है कि सरकार जो मिसयूज़ कर रही है, जो सेडिशन जो एक्ट हो गया आईपीसी 124 है, तो ये गलत है। तो हर आलोचना को देशद्रोह बताकर मुकदमा चलाना किसी भी तरह उचित नहीं माना जा सकता। चलते हैं आगे। अब अगर आप में से कोई अगर हमारे पश्चिमी राजस्थान एरिया से है तो आप प्लीज़ इस इश्यू को बताना, कि मेरा भी ये थोड़ा इतना क्लियर नहीं है। तो राइटर इसमें क्या है ना, मैं चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि कहना क्या चाह रहे हैं राइटर। तो अभी तिलवाड़ा में पशु मेला चल रहा है, तो राइटर इसमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं गवर्नमेंट को कि राजस्थान क्या कर रहा है। हमारी जो स्ट्रेंथ है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है भाई, जो हमारा वेस्टर्न राजस्थान में उसमें हमारा स्ट्रेंथ है पशुधन। तो हम पशुधन को इग्नोर कर जो हम जिस तरह से नहरी परियोजना ला रहे हैं और अलग से नया सा जो डेवलपमेंट ला रहे हैं, हरित क्रांति ला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो हम हमारी स्ट्रेंथ को छोड़कर किसी नई चीज़ के पास जा रहे हैं, तो हमारी स्ट्रेंथ पर भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर हम पशुधन को बचाएंगे तो ये ओबियसली हमारे राजस्थान के लिए बेनिफिट होगा। तो यही राइटर का सार है जो मैंने आपको बता दिया है। तो राइटर ये बोलते हैं कि जब जिस तरह से जब नहरों का पानी नहीं था, तो अब ये इंदिरा गांधी नहर आई है, उसके बाद क्या हुआ कि कई जो डिस्ट्रिक्ट है हमारे गंगानगर यहाँ पे, तो यहाँ पे सेम की समस्या हो गई है। यहाँ पर दलदल वाली समस्या हो गई है, ज़्यादा पानी से जोधपुर जो वाला एरिया है उसमें जल प्लावन की समस्या हो गई है। तो इससे तो नहीं आना बढ़िया था, ऐसा कुछ राइटर बोल रहे हैं। तो आपको बताना है कि आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इससे नहर आने से वेस्टर्न राजस्थान में क्या क्या दिक्कतें आ रही है। चलते हैं आगे। तो अभी राजस्थान गवर्नमेंट ने नया प्लान किया है कि वो हस्तशिल्प और बुनकरों के लिए एक हस्तशिल्प नीति लाएगी। उसमें क्या होगा, जो हमारे हैंडीक्राफ्ट जो प्रोडक्ट हो गए, ब्लू पोट्री हो गई, या कई सारे जो हैंडीक्राफ्ट जितने भी प्रोडक्ट होते हैं राजस्थान के, तो उनको मार्केटिंग अच्छे से हो सके, जो पुरानी लुप्त कलाएं हो रही है उनको वापस से रिवाइव किया जा सके, पुनर्जीवित किया जा सके। तो इसके लिए एक नीति होनी चाहिए, इसके लिए एक पॉलिसी होनी चाहिए। तो उसका ड्राफ्ट तैयार किया गया है, अभी फाइनल नहीं हुआ है। इससे क्या होगा, अगर एक अच्छी पॉलिसी रहेगी हैंडीक्राफ्ट के लिए, तो हम हमारा हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट काफ़ी बढ़ा सकते हैं और इंटरनेशनल लेवल पर राजस्थान की पहुंच बढ़ा सकते हैं। ओबियसली इससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेंगे। तो अब इसमें क्या क्या प्रावधान है वो हम देख लेते हैं। तो शिल्पकारों को 1 लाख रुपए तक के ऋण पर संपूर्ण ब्याज राशि सरकार वहन करेगी, मतलब कि 1 लाख रुपए तक पर आपको बिना किसी इंटरेस्ट के लोन दिया जाएगा। अगर आप हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट करने के लिए कुछ इंडस्ट्री लगाते हो, या कुछ छोटा मोटा एमएस में स्टार्ट करते हो, या फिर मेलो वेलो में कहीं भी पार्टिसिपेट करने के लिए आपको इस तरह का पैसा चाहिए। उसके अलावा क्या होगा कि राजस्थान के हर साल दिसंबर में जयपुर में राजस्थान हस्तशिल्प सप्ताह, हस्त हैंडीक्राफ्ट वीक आयोजित किया जाएगा। और क्या है, सरकार जोधपुर में हस्तकला डिजाइन सेंटर बनाएगी। राजस्थान में जो राजस्थान हाट है वहाँ पर राज्य स्तरीय हस्तशिल्प म्यूजियम बनाया जाएगा। तो मतलब हस्तकला में हम और क्या कर सकते हैं, हैंडीक्राफ्ट को किस प्रकार स्पेशल बना सकते हैं, बाहर जो दूसरी कंट्रीज हैं उनके हैंडीक्राफ्ट से हम क्या सीखते हैं, एक नया मॉडर्न हैंडीक्राफ्ट किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इस तरह का जो रिसर्च के लिए हैंडीक्राफ्ट में एक हस्तकला डिजाइन सेंटर कहाँ पे बनाया जाएगा, जोधपुर में बनाया जाएगा। जो 18 से 50 वर्ष के जो हस्तशिल्पी होंगे उनका सामूहिक बीमा करवाया जाएगा। और उसके अलावा क्या है कि अगर वो कोई कोर्स करते हैं हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड, तो उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसके अलावा क्या है कि जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, जो मतलब कि एक लाइफ इंश्योरेंस है, उसमें जो प्रीमियम होता है, जो अंश शिल्पकारों का जो प्रीमियम होगा उसको गवर्नमेंट भरेगी।
हर साल राज्य स्तरीय पुरस्कार दिए जाएंगे, स्मृति चिन्ह दिए जाएंगे, शाहरुख खान जैसे लोगों, अमिताभ बच्चन जैसे लोगों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा, सेमिनार करवाए जाएंगे, वर्कशॉप कराए जाएंगे, सब बोल बच्चन वाली चीज़ें हैं। बस में जाएंगे, ट्रेन में जाएंगे तो किराया फ्री कर देंगे, तो और सब यही है। बाकी मेन चीज़ हमने डिस्कस कर ली। विदेशी डिजाइनों का अध्ययन किया जाएगा, तो ये जो डिजाइन सेंटर होगा राजस्थान में वो इंपॉर्टेंट होगा। लोन देगी, क्या क्या लोन देगी, डिजाइन सेंटर हो गया, एम्बेसडर बनाएंगे, पुरस्कार मिलेंगे, मतलब इनको रिकॉग्निशन दिया जाएगा। इनकी जो कला खत्म हो रही है, क्रेडिट के अभाव में खत्म हो रही है, या इनको एक्सपोजर जो नहीं मिल पा रहा है वो मिल पाएगा। तो उसके लिए एक पॉलिसी बनाई गई है, उसका ड्राफ्ट आ गया। चलते हैं आगे। अभी जो जिस प्रकार से हरियाणा में जो 75% रिजर्वेशन देने की बात की गई है प्राइवेट नौकरियों में, 50,000 रुपये तक की प्राइवेट नौकरियों में, तो उसी पर हमारे विधानसभा सत्र में पूछा गया प्रसादी लाल जी से कि क्या ऐसा प्रसाद राजस्थान में बटेगा, तो क्या स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार में प्राथमिकता के लिए कोई कानून बनेगा। तो हमारे उद्योग मंत्री ने मना कर दिया है। उन्होंने यही बोला है कि जो उद्योग होते हैं वो श्रमिकों की जो योग्यता होती है उसके आधार पर रोजगार देते हैं। लोकल लोग क्या चाहते हैं, उनका रुझान किस तरफ है, तो उस तरह रोजगार देते हैं। तो हमें इस तरह के हमारी कोई पॉलिसी नहीं आने वाली है। हम उल्टा कहाँ पे ध्यान देंगे, हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे ध्यान देंगे। हम प्राइवेट कंपनीज को फोर्स नहीं करेंगे कि आपके एम्प्लॉयमेंट में 75% लोकल होनी चाहिए। हम उल्टा क्या करेंगे, हम लोकल लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, रोजगार सृजन करेंगे, हम इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे ताकि आप और ज़्यादा अपनी एक्टिविटी बढ़ाओ, तो ऑटोमेटिकली जो कंपनियों की एक्टिविटी बढ़ेगी इन्वेस्टमेंट से, तो ऑटोमेटिकली रोजगार बढ़ेगा। तो इस तरह करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि हमने राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना रिम्स, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2019 लागू की गई है। कब तक है, 2026 तक। इसमें क्या है कि आप कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हो, कि आपने 100 रोजगार जनरेट किए, 200 रोजगार जनरेट किए, उस आधार पर आपको रोजगार सृजन अनुदान मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सब्सिडी दी जाती है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। आगे क्या है कि राजस्थान स्वास्थ्य बीमाओं का लाभ राज्य से बाहर नहीं मिलेगा। तो ये दिखाता है कि कभी कभी हैजार्ड मैनर में स्कीम तैयार की जाती है तो क्रिटिसिज्म होता है। तो जब आप कुछ चीज़ें कुछ स्कीम बनाओ या कुछ डेवलप करो तो एक प्रॉपर थिंकिंग के साथ होनी चाहिए, हैजार्ड मैनर में, जल्दबाजी में नहीं होनी चाहिए। तो जिस तरह गवर्नमेंट ने पहले बोला कि हम इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी करेंगे, दूसरे राज्यों में भी मिलेगा बजट में थोड़े दिन पहले, अब बोल रहे हैं कि नहीं मिलेगा। तो ये सब चीज़ें तो आपने बताई दी। अब इशू क्या आ रहे हैं हम एक बार देख लेते हैं। तो इशू ये आ रहे हैं कि राज्यों ने, जो सरकारें हैं, तो जो निजी अस्पताल हैं उनमें क्लेम में देरी हो रही है। और अब हमारे लाभार्थी कितने हो गए हैं, हमने क्या दिया है, जो खाद्य सुरक्षा, हमारे जो पीडीएस वाले जो NFS नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के जो पात्र थे उनको भी जोड़ दिया है। तो अब लाभार्थियों की संख्या 1,10,00,000 हो गई है और इसका लाभ राजस्थान में ही मिलेगा। तो ये तो करंट में छोटी मोटी न्यूज़। और वैक्सीनेशन में क्या चैलेंज आ रहे हैं, तो अभी सप्लाई थोड़ी रुक गई है। तो हमारी गवर्नमेंट ने कुछ जिलों में जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर थे वहाँ पर वैक्सीन के फर्स्ट डोज लगाना बंद कर दिया है, क्योंकि सेंटर से सप्लाई में थोड़ा मिसमैच हो गया है। सेंटर बोल रहे हैं हमने पहुँचा दी, ये बोल रहे हैं हमें नहीं मिली, तो कहीं पर थोड़ा सा मिसमैच है डेटा में। तो ये सब चीज़ें वैक्सीनेशन के चैलेंज आ रहे हैं, इसको दूर करने की ज़रूरत है। अब जो हम अच्छा कर सकते थे तो वो ये था कि जो लगभग 1,00,000 1.5 लाख के करीब जो वैक्सीन ख़राब हुई है, तो हम इन्हें बचा सकते थे। तो वैक्सीनेशन के चैलेंज में आप इसे भी ऐड कीजिए कि वैक्सीनेशन ख़राब हो रही है, क्योंकि उन्हें एक लो टेम्परेचर पे रखना पड़ता है और कई सारी दिक्कतें आती हैं, कोल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, तो सब चीज़ें आप बोल सकते हो। जल जीवन मिशन है, उसका युद्ध स्तर पर काम होना चाहिए। और जो मुख्यमंत्री गहलोत साहब, उन्होंने बोला कि जल जीवन में आप क्वालिटी पे भी फोकस कीजिए, और जो लोकल लोग हैं आप उनको जोड़ोगे तब जाके ही ये मिशन मोड में जा पाएगा। तो आप अवेयरनेस जनरेट कीजिए लोगों के बीच में। तो जल जीवन मिशन में क्या होगा कि जो हमारे प्रदेश के जो 43,364 गाँव हैं, वहाँ पर 1,01,00,000 घरों को पेयजल कनेक्शन दिया जाएगा। ये सब आपको पता ही होंगे। स्कीम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, छोटे राज्य जो होते हैं वहाँ पे ऐसी दिक्कतें आती रहती है। हमारा राजस्थान में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती, 5 साल बढ़िया गवर्नमेंट चलती है। तो अगर राजस्थान के बारे में कुछ बढ़िया बोलना हो तो आप ये जरूर बोल सकते हो कि यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपको मिलेगी। इस तरह नहीं कि छोटे मोटे ओबियसली चलेंगे कि गहलोत पायलट ये सब छोटे मोटे इशू चलते रहेंगे, लेकिन इस तरह उठापटक नहीं होती कि 10 साल में, कि 9 साल 20 साल में 10 CM आ जाए, ऐसे नहीं होते। क्योंकि स्टेट इतना बड़ा है कि
किसी को कौन सा डिपार्टमेंट दे दिया, किसको क्या दे दिया, सबको राजी खुशी कैबिनेट में जगह मिल जाती है। अगला छोटा सा आर्टिकल विमेंस अब्यूज पे जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो ससुराल में महिला को कोई भी पीटे पति ही जिम्मेदार होगा, मतलब कि जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो एक हस्बैंड की होगी, क्योंकि जब पत्नी किसी दूसरे घर में जाती है तो वो पति के भरोसे ही जाती है। तो जो डोमेस्टिक वायलेंस के जो केसेस होते हैं उनमें जो विमेन की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी है वो पति की सबसे ज़्यादा होती है। तो अगर कोई भी पीटता है, वो भले सास हो, ननद हो, ससुर हो, लेकिन तो जिम्मेदारी पति की है, क्योंकि पति कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहा है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंट टिप्पणी दी है। आप डोमेस्टिक वायलेंस जो कोरोना काल में काफ़ी बढ़ गया है, तो इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इसको बोल सकते हो। उसके अलावा दिल्ली में क्या करें, अभी जो बजट हुआ है उसमें झंडे तो लगाएंगे थे इंडिया के। उसके अलावा बढ़िया चीज़ क्या है कि दिल्ली का पहला वर्चुअल स्कूल खुलेगा, देश भर के बच्चे पढ़ सकेंगे। तो मतलब अब एक ऑनलाइन स्कूल खुलेगा जहाँ पर अपने राजस्थान, मतलब आपके अपने जैसे लोग अपने यहाँ के बच्चे भी रजिस्टर कर पाएंगे और ऑनलाइन दिल्ली के स्कूलों में पढ़ पाएंगे। दिल्ली की जो सरकारी स्कूलें हैं वहाँ पर पढ़ पाएंगे। महिलाओं के लिए वहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक बनेगी। मैत्री सेतु का उद्घाटन बढ़ेगा बांग्लादेश से व्यापार। तो जो बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह से त्रिपुरा की फेनी नदी पर मैत्री सेतु बन रहा है। मैत्री सेतु कौन से त्रिपुरा, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का जो त्रिपुरा हुआ पार्ट है वो कनेक्ट होगा बांग्लादेश से। तो इससे क्या होगा, जो नॉर्थ ईस्ट का जो हमारा नॉर्थ ईस्ट से अगर हमें कुछ एक्सपोर्ट करना हो तो हम बांग्लादेश के थ्रू एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अभी बात चल रही है कि जो विमेंस होती हैं उनको जो घर पे इतना काम करते हैं तो उनको रिकॉग्निशन नहीं मिलता है। तो अभी तमिलनाडु में इलेक्शन आने वाले, तो हर पार्टी कुछ ना कुछ बोल रही है कि हम इतने रुपए देंगे, हम इतने रुपए देंगे। तो अन्ना द्रमुक ने बोला है कि हम परिवार की जो महिला मुखिया होगी उसको 1500 रुपये देंगे, मतलब रिकॉग्निशन ऑफ विमेंस वर्क एट होम। मतलब जो केयर वाले जो काम करते हैं, जो उनका रिकॉग्निशन नहीं होता, तो अब रिकॉग्नाइज करने लग गए हैं। सॉरी। बढ़िया चीज़ में क्या है पॉलिसी में कि करप्शन को रोकने के लिए हमारे यहाँ पे फ्री टोल फ्री स्टार्ट किए गए हैं। कितना नंबर है, 1064। 1098 किसका है, चाइल्ड अब्यूज़ के लिए। 1064 किसका है, करप्शन के लिए। तो अगर आपको कोई करप्शन हो तो आप इस नंबर पर शिकायत कर सकते हो। ऐसी भी मोस्टली केसेज फर्जी भी आते हैं, कंप्लेन फर्जी भी आती है, लेकिन अगर आप इस नंबर पे देते हो तो ऐसे भी जरूर एक बार ट्राई करते हैं कि हाँ ये पर ध्यान देनी चाहिए। अब इसकी सबसे बढ़िया बात यह है कि इसकी जो मॉनिटरिंग है ना वो डायरेक्ट एसीबी के मुखिया के हाथ में हो रही है। तो इससे डायरेक्ट अच्छा हो रहा है, आम आदमी बिना डरे बिना झिझक के भ्रष्टाचार की सूचना दे पा रहा है। तो करप्शन को रोकने में जब इस तरह की बात आती है तो आप एक पॉइंट ये बोल सकते हो कि हेल्पलाइन स्टार्ट की गई है, उसके नंबर कितने हैं, 1064, जहाँ पर हम करप्शन की शिकायत कर सकते हैं। और क्या है, जो हमारी लोक कला हैं उनको बढ़ाने के लिए कला स्कूल खोले जा सकते हैं और राजस्थानी टीवी चैनल स्टार्ट होना चाहिए। बोल बच्चन है, आप बोल सकते हो। ओसीआई कार्ड होल्डर क्या होते हैं आप सबको पता होगा। अभी चेंजेस हुआ है, क्या चेंज हुआ है, आपको रिसर्च के लिए आपको रिसर्च करनी है या कोई मिशनरी एक्टिविटीज, मतलब धर्म का आपको प्रचार प्रसार करना है, तबलीगी, जैसे अभी तबलीगी जमात वाला जिस तरह से आयोजन हुआ था, तो आपको इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ करनी है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। आप इनके ऊपर जो जर्नलिज्म ये करते हैं उसके ऊपर भी कुछ रेस्ट्रिक्शन होंगे। फीमा की गाइडलाइन, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एक्ट है, वो इनको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये अपनी ज़्यादा काम का नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे छोटी मोटी बात कि नए लोकायुक्त पीके लोहरा ने पदभार ग्रहण कर लिया। मैंने डिस्कस किया था कि लोकायुक्त में क्या चैलेंज आ रहे हैं, किस प्रकार से राजस्थान के लोकायुक्त को पुलिस, अभी तक तो पुलिस वाले नहीं मिले, वो बोल रहे हैं हमें इन्वेस्टिगेशन एजेंसी दे दो, वो भी नहीं दी। तो बड़ी दिक्कतें आ रही हैं बेचारों को। और कोरोना के चैलेंज में क्या हुआ था कि कोरोना के इम्पैक्ट में आप लिख सकते हो कि राजस्थान में 500 कंपनियां, जो 500 ये तो सिर्फ रजिस्टर्ड कंपनियां थी, वो बंद हो गई। और ऐसे कोरोना के मारते 10,000 से ज़्यादा कंपनियां बंद हो गई। तो राजस्थान में कितनी हुई है, 500। तो आप इस पॉइंट को बोल सकते हो। बाकी ये ऐसे इशू आते रहते हैं, मतलब ऑब्वियसली थोड़ा विचलित करते हैं, लेकिन ऐसे होते रहते हैं। तो आप इनको बोल सकते हो इंटरव्यू में जब विमेंस के ऊपर कुछ आती है। तो महिलाओं ने माँ बेटी को निर्वस्त्र कर पीटा, ये सब किलो में, ये सब फालतू की चीज़ें हैं। बाकी आप देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।